पानी कम है। स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो एनसीईआरटी और समान अध्ययन और समान विज्ञान तीनों बुक से होमवर्क दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे अपलोड किया जाता है। और आप लोग पढ़ के आइएगा और यहाँ ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। और अभी तक 20 पेज में लगभग 500 क्वेश्चन तीनों बुक से अगर हुआ होगा तो 1500 क्वेश्चन, जो कि 1500 क्वेश्चन में 750 क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। जब सेट मारिएगा तब पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़े थे। पहले पता नहीं चलता है कि हमको कितना याद हुआ, लेकिन आप लोग को जो कम से कम 1500 में 750 क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, तो आज था पेज नंबर 23। हाँ, संडे को टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 समान विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेज नंबर 23 का, बताइएगा स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किसका व्यवहार के रूप में प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक अम्ल। बताइएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? ठीक है, 36 गुने 10⁻5 जूल। अब आ रहा है कि वीडियो कट रहा है, पता नहीं। ठीक है, बताइए। लाइव नहीं होता है, लाइव का ऑप्शन आएगा कुछ दिन के बाद। रिकॉर्ड हो रहा है, बताइएगा। अच्छा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ तो जा रहा होगा, साउंड पकड़ रहा होगा। ताप क्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक जो है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ताप क्रम में वृद्धि के साथ जो है धात्विक चालक विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। बताइएगा एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः जो है किस में बदलता है? वोल्टेज को जो है बदलता है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है? ऑस्टेड। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है? ऑस्टेड। देखिए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये क्वेश्चन जो है सबका होठ पे रहना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। बताइएगा विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। देखिएगा अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, सूक्ष्म जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्म जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। देखिएगा एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियोफेज में। देखिएगा डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। ठीक है, डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन का। देखिए मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर जो है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। देखिए वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। ठीक है, ये क्वेश्चन अब तक 2-4 बार रिपीट हो चुका है। वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। बताइएगा कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? एथिल एसीटेट। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। बताइएगा सबसे हल्का गैस कौन सा है? हीलियम। सबसे हल्का गैस हीलियम। किस दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? आधा। जितना भी है दर्पण कम से कम आधा होनी चाहिए, जो पूरा शरीर को हम देख सके। व्यक्ति जितना लंबा है उसका आधा रहना। तो वही तो बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के जितना लंबाई है उसका आधा दर्पण रहना चाहिए, ताकि उसमें पूरा शरीर को देख सके। बताइएगा परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होती है? 10 मीटर। ठीक है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, 10 पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 पावर माइनस 10 मीटर। बताइएगा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है किस विधि द्वारा?
यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से, ठीक है, मतलब यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा, ठीक है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है किस विधि द्वारा? यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। बताइएगा पत्थर एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? सिलिकॉन। पत्थर एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है, ठीक है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूरी होती है, क्योंकि क्या कारण है? अब केंद्रीय बल के कारण जो है धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूरी होती है। बताइएगा किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होता है? कांच से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाता है। बताइएगा एस्कर्बिक एसिड मतलब किस विटामिन? विटामिन सी। एस्कर्बिक एसिड क्या है? तो विटामिन सी। बताइएगा विद्युत मोटर जो है एसी के आविष्कारक कौन है? कौन थे? निकोला टेस्ला। विद्युत मोटर को एसी कहते हैं, ठीक है। इसके आविष्कारक कौन है? निकोला टेस्ला। बताइएगा स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? कैरेट में, ठीक है। बताइएगा 18 कैरेट में कितना सोने की शुद्धता होती है? 75%, ठीक है। और 95 या 96% 916 और पूरे 100% जो है 24 कैरेट। 916 को 22 कैरेट कहते हैं, ठीक है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? एनोड पर, ठीक है। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? एनोड में। बताइएगा तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य सोना किसका है? तो सोना का। तन्य भी समझ रहे हैं, जितना लंबा किया जा सकता है पतला किया जा सकता है, तन्यता, मुलायम उसे कहते हैं, ठीक है। तो तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में सबसे अधिकतम तन्य किसका है? सोना का। देखा सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोर्टर। इसको याद रखना है। घर मतलब बनाते हैं उसमें सीमेंट, बालू, जल मिलाते हैं तो मोर्टर याद रखना है, ठीक है। हाँ, मसाला ना बोलकर मोर्टर याद रखना है, क्योंकि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की भाषा को समझना होगा। बताइएगा समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र सोनार, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र सोनार, ठीक है। किस संचायक सेल में क्या संचित रहता है? ठीक है, रासायनिक ऊर्जा जो है संचायक सेल में संचित रहता है। देखिए सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है? समांतर क्रम में। देखिए लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम। देखिए कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? एरोजेल। कार्बन, पीतल और एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल। बताइएगा ध्वनि तरंग से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है परावर्तन से। ध्वनि तरंग के परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। बताइएगा यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। बताइए रेडियो तरंगों की चाल कितनी होती है? 8 मीटर पर। इसको याद रट लेना है, ठीक है। रेडियो तरंगों की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए सोल्डर किसका मित्र धातु है? Sn+Pv का, ठीक है। Sn+Pv सोल्डर किसका मित्र धातु है? बताइएगा हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस जैसा। हवा का बुलबुला कैसा कार्य करता है? अवतल लेंस जैसा। देखिए डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? श्वास नली, ठीक है, गला या श्वास नली। बताइएगा मार्स गैस कौन सा गैस कहलाता है? मीथेन गैस जो है मार्स गैस कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है, मार्स गैस कौन सा गैस कहलाता है? मीथेन। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक SO2। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक SO2। बताइएगा विद्युत सेल स्रोत जो है किसका? विद्युत ऊर्जा का जो है विद्युत सेल स्रोत है। बताइएगा वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी। बताइएगा कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है क्या? पहले बताइएगा कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा? काली मिट्टी। काली मिट्टी को अन्य नाम से जानते हैं कौन सा? रेगुर मृदा, ठीक है। और बताइएगा कपास के लिए उपयुक्त जो काली मिट्टी है इसमें अधिकता क्या पाई जाती है? नहीं, मांड मारिलो नाइट्रेट, ठीक है।
काली मिट्टी में अधिकता होती है मांड मारिलो नाइट्रेट। बताइएगा मैनोमीटर का प्रयोग किसने मापक गैस के दाव, मैनोमीटर का जो है प्रयोग किस मापक के लिए किया जाता है? गैस के दाव के लिए। बताइएगा कैलोरी किसका इकाई है? उष्मा की। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कैलोरी किसका इकाई है? उष्मा का। बताइएगा आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण क्या है? अपवर्तन के कारण जो है पानी में सीधी हुई छड़ जो है झुकी या टेढ़ा दिखाई पड़ता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। बताइएगा विद्युत चुंबक जो है किसके बना होता है? मृदु लोहे का। ये भी 2-3 बार आ गया क्वेश्चन। लोहा कुछ बनता है, नर्म लोहा ये बार आ जाता है। क्या बोले? नर्म लोहा से कुछ बनता है। नर्म लोहा से? नर्म लोहा से उसका आकार दिया जाता है। नर्म लोहा बहुत प्रकार का होता है, हार्ड होता है, नॉर्मल होता है, मतलब बहुत, जैसे किसी में तन्यता अधिक होती है, बढ़िया लोहा में जो है तन्यता अधिक होगी, मतलब मुलायम होगा। क्वेश्चन था विद्युत चुंबक। देखिए क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? मृदु लोहे का। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है। ठीक है, इससे पहले भी आया था। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? मृदु लोहे का। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं या क्या? कौन कौन है? ब्रोमीन और पारा। ये 2 तत्व जो है कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं। ठीक है, ब्रोमीन और पारा। बताइएगा 1 माइक्रोन बराबर होता है, ठीक है, 0.001 मिलीमीटर। बताइएगा पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? और ऑक्सीजन? 21%। बताइएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र? NaOH। ये इसको याद रखना। क्या क्वेश्चन बोलो? कार्बन का कितना था वगैरह। ठीक है, बताइएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र? NaOH। बताइएगा RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है? रक्तदान से। बताइएगा लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्त काल क्या होगा? आधा हो जाएगा। लोलक की लंबाई जब 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्त काल क्या होगा? आधा होगा। तो इसमें कल जो है पेज नंबर 24 होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, और संडे को टेस्ट जो है उसी जितना भी पेज नंबर हो गया है वहाँ से छाट के क्वेश्चन लिखेंगे, या स्पीडी का ऑब्जेक्टिव बुक आता है उससे टेस्ट लेंगे। ठीक है, और ये जो है हम दोहरा देंगे एक बार। ठीक है, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान और मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ, जब ये पूरा खत्म होगा तभी फिर से इसको दोहराएंगे, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन उठ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में जो है यहाँ से 2-4 क्वेश्चन उठ जाएगा, इसलिए हम इसको फिर से दोहराएंगे। फिर नहीं होगा तो फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। इसको जो है पूरा अच्छी तरह से याद कर लेना है। बताइएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना। बताइएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? बैराक। ठीक है, बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है नहीं, ऐसा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताइए? माजुली। जो कि कहाँ, किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप असम में। ठीक है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में जो है माजुली। ठीक है, और ये किस नदी पर स्थित है? माजुली जो है किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पे स्थित है। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र असम में है ना, उसी पे जो है माजुली नदी है, माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ? असम में। और ये माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बताइएगा ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल में ये सब जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, समझा आया? पहले सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहान। ठीक है, और असम में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तिब्बत में सांगपो और असम में दिहान, नहीं सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में दिहान और असम में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहान और असम में ब्रह्मपुत्र। बताइएगा नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो किस चीज का निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। बताइएगा
जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने पर जो जमा होता है उसे क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख या एस्चुरी। ठीक है, रहेगा नर्मदा नदी जो है किसका निर्माण करती है, डेल्टा का या ज्वार नदमुख का? ज्वार नदमुख का। रहेगा कावेरी गंगा और महानदी जो है यह किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। और नर्मदा नदी? ये भी एस्चुरी का। नर्मदा नदी ज्वार नद का और ये कावेरी गंगा महानदी डेल्टा का। ठीक है, रहेगा नर्मदा और ताप्ती जो है नदियां किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नर्मदा बोलेगा कौन सा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन दे देगा, 2-4 को ऑप्शन दे देगा, लेकिन वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहती है, मतलब अरब सागर की ओर जाती है। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख है। ठीक है, रहेगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा, कौन है? अमरकंटक। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत। हाँ ठीक है, ये कल ही क्वेश्चन पूछा गया। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। बताइएगा नर्मदा जो है अधिकांशतः किस राज्य में बहती है? असम। नर्मदा नदी अधिकांशतः किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश। जबलपुर के मध्य प्रदेश। हाँ, जब बताओ तुम लोग यहाँ जब चल रहा है मिडिल इंडिया में, तो तुम नॉर्थ ईस्ट में घुस जाता का। वो ब्रह्मपुत्र है और ये जो मैप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। बताइएगा नर्मदा को जो है कौन सी राज्य की जीवन रेखा कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को। बताइएगा सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी? नर्मदा नदी। अच्छा बताइएगा धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। और किस पर्वत पर जो है? सतपुरा पर्वत पर। धुआंधार जलप्रपात किस पर्वत पर है? सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नदी पूछे तो नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, और पर्वत पूछे तो सतपुरा। राज्य की पूछे तो मध्य प्रदेश। सतपुरा मध्य प्रदेश। हाँ ठीक है, राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश। गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ है भारत एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, वो कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो है दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, कौन सा? सुंदरबन। पूछेगा क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरबन। ठीक है, और यहाँ मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र के अंतर्गत आता है सुंदरबन। ठीक है, यहाँ ज्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। बताइए नदी द्वारा काट छाट की क्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन। और बताइएगा नदी द्वारा जमा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण। काट छाट को अपरदन और जमा करने को निक्षेपण। बताइएगा दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। बताइएगा कावेरी का उद्गम स्रोत जो है किस पहाड़ियाँ से निकलती है? कावेरी का उद्गम स्रोत किस पहाड़ियाँ से होती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। इसको याद रखना होगा, कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। ठीक है, उसके बाद बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? नासिक महाराष्ट्र। क्या यार क्वेश्चन आता है, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस राज्य में है? कर्नाटक के मांड्या जिले में। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है, जिला भी याद रख लेना। कावेरी जो है शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में बताएगा। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है नदी विवाद को सुलझाया जाता है? 262। ठीक है, 262 आर्टिकल याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी आता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत नदी विवाद को सुलझाया जाता है? अब बताइए नदी जो है 262। ठीक है, और नदी जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? केंद्र सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची या फिर संघ सूची?
समवर्ती सूची नहीं, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसे संघ सूची के अंतर्गत रखना चाहिए। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन ये आता है। बताइएगा, कावेरी जल विवाद हो गया। बताइए कृष्णा नदी जल विवाद जो है किन किन राज्यों के मध्य? ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये तीनों जो है राज्यों में विवाद है कृष्णा नदी। और कावेरी जल विवाद कावेरी 2 में है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ठीक है। रहेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। कावेरी नदी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी। अब बताइए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी? कृष्णा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। पहले माइंड को रिलैक्स कीजिए। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ध्यान से सुनिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। बताइए कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, और ये कर्नाटक में। ठीक है, मांड्या जिला में। बताइएगा कौन सी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? हाँ, गोदावरी। वृद्ध गंगा। अब आप देखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा उसे कहते थे कावेरी को, यहाँ बोल रहा है दक्षिण गंगा कहा जाता है तो गोदावरी को। कंफ्यूज मत होइएगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। गोदावरी का उद्गम स्थान कहाँ है? बताइए, गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक, महाराष्ट्र, तरम्बेक गांव की पहाड़ी से। ठीक है, सब लोग याद करके आए होंगे, वो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कंफ्यूज है, कंफ्यूज हो रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए ना। एक दो क्वेश्चन जब गलत बोल देते हैं तो उसके बाद वहाँ से माइंड जो है थोड़ा अलग होने लगता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं। बताइएगा गोदावरी का जो है उद्गम स्थल, गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक। ठीक है, गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक, जो कि महाराष्ट्र के तिरंबेक गांव की पहाड़ी से निकलता है। रहेगा गोदावरी का सहायक नदी बैन गंगा और पैन गंगा। गोदावरी का सहायक नदी, ऐसे 4-5 क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है, कंफ्यूज होकर गलत करके चलाता है। ठीक है, यहाँ इसको रटना होगा, हर हालत में रटना होगा, यहाँ हम रटवाएंगे, एक गो पॉइंट याद होगा। ठीक है, बताइएगा गोदावरी की सहायक नदी बैन गंगा और पैन गंगा। बहुत इजी है, गोदावरी की सहायक नदी बैन गंगा और पैन गंगा। एक बार जो है माइंड को रिलैक्स करके सोचिएगा तो याद हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी बैन गंगा और पैन गंगा। बताइएगा चंबल नदी की सहायक नदी कौन है? क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी। हम लोग से ये क्वेश्चन जो हर बार 500 बार गुजर चुका होगा, ये सब क्वेश्चन इतना बार किए, कोई बात नहीं। बताइएगा असम का शोक, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी। और बताइएगा बंगाल का शोक दामोदर। ठीक है, और उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी। बताइएगा असम का शोक असम का शोक ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बिहार का शोक और झारखंड का शोक सॉरी झारखंड या बंगाल का शोक होगा दामोदर। और बताइए उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी। बताइएगा कौन सा? महानदी किसी का है? हाँ, ब्राह्मणी। ठीक है, नहीं, महानदी किसी का शोक नहीं है, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी है, महानदी किसी का शोक नहीं है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, महानदी जो है किस राज्य में अपनी डेल्टा बनाती है? उड़ीसा राज्य। ठीक है, महानदी उड़ीसा में है, कटक में जो है इस पे पुल बनाया गया है। बताइए, महानदी जो है उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी नहर बताइए। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, इसको भी रट लेना है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जो कि यह राजस्थान नहर से सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है, सतलज तथा ब्यास नदी से जल पाती है, मतलब इस नदी में जो है जल आती है सतलज तथा ब्यास नदी से और हरिके बैराज से निकलती है।
बताइएगा मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। झीलों का अध्ययन? लिम्नोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन? पेट्रोलॉजी। और भारत की ऊंची झील कौन है? सिक्किम में चोलामू। ठीक है, बताइए मिट्टी का अध्ययन और झीलों का अध्ययन और चट्टानों का अध्ययन? चट्टानों का अध्ययन, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। ठीक है, बताइएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? ये भी याद रखना होगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। ये सब रिहंद नदी, ये सब तो माइंड में सेट रहेगा क्वेश्चन एकदम। अब बताइएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि किस राज्य में है? किस नदी पर? रिहंद नदी पर। बताइएगा कोलोराडो नदी जो है किस झील पर निर्मित है? मिड झील पर। ठीक है, कोलोराडो नदी जो है किस झील पर निर्मित है? तो मिड में। और यह संसार के सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। पूछेगा संसार के सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? तो मिड झील। ठीक है, संसार के विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील मिड झील। बताइए मिड झील। बताइएगा चिल्का जो है किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे बड़ी लैगून या खारे पानी की झील? चिल्का झील। आई पूछता। ठीक सर, उड़ीसा में। चिल्का झील पहले ऐसे पर बच्चा में तो ऐसे रटते थे, चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। लेकिन इस तरह से पूछेगा भारत की सबसे बड़ी लैगून झील या खारे पानी की झील? चिल्का झील। बताइएगा पुलिकट झील जो है कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। ठीक है, और पुलिकट झील कैसा झील है? ये खारा पानी लैगून झील। ठीक है, खारा पानी। हाँ एक ही हुआ, लैगून झील है। बताइएगा हॉगेन कॉल जलप्रपात किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर। कावेरी नदी किस राज्य में? ये कावेरी नदी कर्नाटक। अभी इससे पहले पूछे थे। कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? बताइए, यही सब क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा तो फिर क्वेश्चन वहाँ छोड़ के आइएगा एग्जाम में। कुंचिकल। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो कि बरही नदी पर स्थित है। और कर्नाटक 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, बरही नदी पर स्थित है और कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, उसकी ऊंचाई 455 मीटर। और ये किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। किस नदी पर? बरही नदी पर। रहेगा सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। मतलब भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी यही है और सर्वाधिक मात्रा में मतलब ज्यादा क्षेत्र में जो है यही मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना होगा। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या? दोमट मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं और जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो कौन कौन फसल के लिए अच्छे माना जाता है? ठीक है, गेहूँ धान के लिए जो है ये प्रयुक्त अच्छी मिट्टी मानी जाती है। बताइएगा सर्वाधिक उपजाऊ, ये तो हो गया। बताइए जलोढ़ मिट्टी में जो है किसकी मात्रा अधिक होती है? पोटास, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुरता अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास, चूना और जैव पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा कम मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस जो है कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। बताइएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को? हाँ, ये सब रटल रहना चाहिए। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर। ठीक है, बताइएगा काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है किस चट्टानों से हुआ? बैसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, दक्कन का पठार भी उसी से हुआ था। हाँ, काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है बैसाल्ट चट्टानों से। जो है ज्वालामुखी के दौरान जो आता है लावा, उसको टूट फूट कर जो है मिट्टी बनती है, उसी को हम बैसाल्ट चट्टानों के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बताइएगा
कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को और क्या अन्य नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी। देखिए काली मिट्टी की अधिकता किस किस राज्यों में पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखिए आप लोग सीक्वेंस से याद किस तरह रखिए, ठीक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सीक्वेंस से याद रखना है तो मैप दिमाग मैप पे ले जाइए। गुजरात से सीक्वेंस से क्या होगा? गुजरात, मध्य प्रदेश गुजरात से होगा नहीं तो इस तरह याद रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तीनों इस साइड है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है? बताइएगा जो है लाल मिट्टी का जो है रंग लाल होता है किसके कारण? चूना सिलिका लो ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है किसकी अधिकता के कारण? लो ऑक्साइड के कारण। बताइए लाल मिट्टी जो है प्रायः कैसी बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है? लाल मिट्टी जो है उर्वरता विहीन या बंजर भूमि के रूप में पाते हैं। इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी चीज को प्रयोग करते हैं? चूना सिलिका तब इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूना का। बताइएगा अगला क्वेश्चन, बताइएगा लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लाल मिट्टी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में जो कि पड़ता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सब प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है, ठीक है? बताइएगा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है किस क्षेत्र में होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में साइलों के टूट फूट तथा जल के साथ चुना हुआ सिलिका का निछालन से हुआ है, ठीक है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण साइलों के टूट फूट तथा जल के साथ चुना हुआ सिलिका के निछालन से हुआ है। रहेगा चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लेटेराइट मिट्टी। इसमें जो है किसकी अधिकता पाई जाती है? आयरन एवं सिलिका का। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और कपास के लिए काली, ठीक है? बताइएगा कपास चीन में होता है। कपास सबसे ज्यादा भारत में कपास का उत्पत्ति चीन IRPF के सेट में देखें चीन बताइएगा भारत की जलवायु कैसी है? इसको जो है हर हालत में याद रखना है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत में मानसून का आगमन कब प्रारंभ होता है? केरल में आता है, ठीक है? केरल में। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल से आता है। भारत में अधिकांश वर्षा जो है किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। जिसका सर्वप्रथम आगमन किस राज्य में होता है? केरल में। और किस माह में? जून का प्रथम सप्ताह में, ठीक है? जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है किसके कारण? लौटती हुई मानसून से, ठीक है? जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है किस कारण? लौटती हुई मानसून के कारण या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, ठीक है? लौटती हुई मानसून के ही उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को जो है पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जिसे क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जिसे क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। बताइएगा रबी की फसल जो है कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। और इसकी कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल। अपने अनुसार याद रखिएगा, समझे ना? हम लोग के यहाँ लेट हो जाता है, दिसंबर चल जाता है, लेकिन एक महीना हम लोग लेट चलते हैं। हर बिहार जो है एक महीना लेट चलता है। तो एक महीना पहले आप लोग खेती करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। तो एक महीना पहले कर देना है। जैसे हम लोग दिसंबर में रोपवे करते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है अक्टूबर नवंबर। हम लोग लेट चलते हैं। मार्च अप्रैल में। हाँ
तो वही बात है, फरवरी और 1 महीना पहले आ जाना है। बुआई के समय में 1 महीना पहले और कटाई के समय 1 महीना लेट। ठीक है, बताइएगा खरीफ फसल की जो है वो कब बोई जाती है? जून जुलाई में। हम लोग चल जाएंगे जुलाइयों से आगे चल जाते हैं। ठीक है, और कटाई कब होती है? नवंबर दिसंबर में। बताइएगा गेहूँ जौ बताइएगा। रबी फसल जो है कौन कौन है? नहीं, ऐसा नहीं चलना है। गेहूँ, चना, मटर, मसूरी खेसारी इस तरह नहीं चलना है। दलहन फसलें बोलना है डायरेक्ट। ठीक है, मसूरी खेसारी बोलिएगा तो आप लोग अथी चलाइए, और किताबी भाषा नहीं होगा। सरसों, तीसी। ठीक है, गेहूँ जौ चना मटर सरसों आलू राई इत्यादि रबी फसलें है। जबकि खरीफ फसल कौन कौन सा? धान, बाजरा, ज्वार, तिलहन, ठीक है, गन्ना। तिलहन नहीं होगा। कैसे होगा? अभी लगता है। तिलहन में सरसों खाली नहीं आ रहा है, खरीफ में भी एक ऐसा सरसों धान में सरसों लगाते हैं। तेल वाला लेकिन तिलहन इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमको लगता है तिलहन नहीं हाँ? होगा। खरीफ में तिलहन है। हाँ दिया हुआ है। जबकि देखिए ध्यान से सुनिए, धान गन्ना तिलहन ज्वार बाजरा और मक्का अरहर आदि खरीफ फसलें। अरहर भी समझ रहे हैं? ठीक है, भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? अरब और लक्षद्वीप और लक्षद्वीप एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। बताइएगा अंडमान निकोबार जो है किस कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ये हो जाएगा आपकी अरब सागर। मैप मतलब मैप का ज्ञान दीजिए होगा ना। जो है हम की पूछे हाँ, अंडमान निकोबार जो है कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आप बताइएगा लक्षद्वीप जो है समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। बताइएगा लक्षद्वीप समूह जो है किससे निर्मित हुआ है? परवाल भित्ति से। ठीक है, जिसे कोरल कहते हैं। बताइएगा श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। ये भी परवाल द्वीप से ही निर्मित है। बताइएगा लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी। और एक करंट का जो हम क्वेश्चन जोड़ देते हैं इसमें। बताइएगा भारत का प्रथम प्राइवेट बैंक जो कि लक्षद्वीप में खोला कौन सा बैंक है? HDFC। SBI सरकारी बैंक है, HDFC प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो भारत लक्षद्वीप में जो मालदीव और भारत विवाद हुआ था तो PM वहाँ गए थे लक्षद्वीप। ये क्वेश्चन बन सकता है, करंट अफेयर्स में आ सकता है। PM गए थे लक्षद्वीप, बोले थे कि बाइकॉट मालदीव, मतलब विवाद हुआ था तो बाइकॉट मालदीव किए थे, क्योंकि मालदीव जैसा जो हर चीज़ उपलब्ध है लक्षद्वीप में, लेकिन फिर भी मालदीव जाता है घूमने, टूरिस्ट जाता है, जो कि बहुत दिक्कत हुआ था। बता, और वहाँ पे जो है भारत का पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है जो कि लक्षद्वीप में खोला है? HDFC। ये ध्यान रखिएगा, HDFC जो बैंक यहाँ भी है। मैच उसमें भी देखा था। हाँ, बताइएगा लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। रहेगा 8 डिग्री चैनल जो है किन किन को अलग करती है? मालदीव और ये देखिए 8 और 9 और 10 ये तीनों हर हालत में याद रखना होगा। 8 को किनमालय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और इसे मैप में समझिएगा बहुत अच्छा है। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री। ठीक है, बताइए लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नहीं, अंडोर। ठीक है, ये है बड़ा द्वीप और सबसे छोटा द्वीप बिटरा। ठीक है, सबसे छोटा द्वीप बिटरा और सबसे बड़ा द्वीप अंडोर। ठीक है, लक्षद्वीप का लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, क्योंकि केरल से सटा है इसलिए मलयालम बोलते हैं। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप जो है किससे निर्मित हुआ है? ज्वालामुखी से। ठीक है, ज्वालामुखी से अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित हुआ है। बताइएगा अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 572 और लक्षद्वीप में 36। लक्षद्वीप में 36 और अंडमान निकोबार में 572। बताइएगा 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है? दक्षिणी अंडमान लघु दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान। ठीक है, बताइएगा जो ग्रैंड चैनल किसको किसको अलग करती है? ग्रेट इंडोनेशिया से सुमात्रा द्वीप सुनिए, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में पड़ता है और ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है।
इंडोनेशिया नहीं बोलना है, मतलब किसको किसको अलग करती है? तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करती है। बताइएगा पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान में किस ओर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिण अंडमान में स्थित है। बताइए अंडमान निकोबार की राजधानी? पोर्ट पोर्ट ब्लेयर। बताइएगा सेलुलर जेल कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। और वीर सावरकर एयरपोर्ट? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि अंडमान निकोबार की राजधानी है तो यहीं पर सेलुलर जेल भी है और वीर सावरकर एयरपोर्ट भी है। बताइएगा हैवलॉक द्वीप को क्या वर्तमान नाम क्या दिया गया? स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का वर्तमान नाम स्वराज द्वीप। बताइएगा रोज द्वीप का वर्तमान नाम? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील द्वीप का वर्तमान नाम? शहीद द्वीप, जो कि दक्षिण अंडमान में यह तीनों स्थित है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, याद रखिए, इसको याद रखना पड़ेगा। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप। ठीक है, जो कि तीनों कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। बताइएगा अबुल कलाम द्वीप जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा से नज़दीक है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है अबुल कलाम द्वीप। बताइएगा कोको स्ट्रेट जो है किस किस को अलग करती है? कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान को अलग करती है। कोको स्ट्रेट, जल स्ट्रेट जब पढ़िएगा, जल संधि पढ़िएगा तो ये सब आएगा। ठीक है, मैप अभी हम शुरुआत नहीं किए, मैप में बहुत सारा टाइम लगेगा इसलिए अभी नहीं किया। अच्छा बताइए आप लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और अन्य नाम से जानते हैं? बताइए कौन सा नाम से जानते हैं? मरकट द्वीप से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप के नाम से भी जानता है। बताइए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। बताइएगा नारकोंडम द्वीप जो है अंडमान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण। ठीक है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में। नारकोंडम द्वीप, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नारकोंडम द्वीप कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में। देखिएगा अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर, जो कि ग्रेट निकोबार पर है। ठीक है, पहली है सैंडल पीक और दूसरी है माउंट थुलियर। सबसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक और दूसरी माउंट थुलियर। देखिएगा दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच कौन सा पास है? तो डंकन पास। ठीक है, बताइएगा छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति कौन है? ओंग है। ठीक है, और शैम्पेन निकोबार द्वीप की जनजाति है। ठीक है, यहाँ बोला ओंग छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है और शैम्पेन जो है निकोबार द्वीप की, लेकिन आएगा सीधा बोलेगा अंडमान निकोबार की जनजाति, तो उससे शैम्पेन और ओंग दोनों होगा। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, इसको रट जाना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में, या आप सीधा याद रखिएगा अंडमान निकोबार में स्थित। ठीक है, रहा आदम ब्रिज का एक कौन सा भाग है जो कि द्वीप है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है आदम ब्रिज का एक भाग है और आदम ब्रिज को राम सेतु कहते हैं, आदम ब्रिज को ही राम सेतु कहते हैं। और इसके अंतिम छोर तमिलनाडु और श्रीलंका। पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मनार द्वीप तक है। ठीक है, तो आज के लिए समान अध्ययन इतना ही। और एनसीईआरटी पूछ देते, क्या बोला? याद कितना क्वेश्चन था उसमें, याद कैसे हो जाएगा? डायरेक्ट हिट कैसे कर पाएगा? तुम लोग डायरेक्ट हिट कोई नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन बहुत सा था और डायरेक्ट हिट नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन को आप अगर हिट कर पाइएगा तो समझ रहे हैं कि मतलब जो है पूरा जल्दी याद हो गया, याद हो गया था, जल्दी पढ़ लेगा नहीं, याद रहेगा नहीं, लेकिन दिमाग में बैठ गया। लेकिन पता सेट में मारेगा, जब ध्यान एकाग्र करके जब सेट मारने बैठेगा तब पता चलेगा कि कहाँ। और इस बार जो है कि बौद्ध धर्म कल पूछे थे एक पेज और आज दूसरा पेज है। बताइएगा बौद्ध संगतियाँ, जो कि क्वेश्चन यहाँ से आता है, बौद्ध संगतियाँ
यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। बौद्ध धर्म से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। बताइएगा प्रथम बौद्ध संगतियाँ कब हुई? 483 83। दूसरी 383 और तृतीय 250। चतुर्थ 98 ईस्वी। तीनों था ईस्वी पूर्व, वही था 98 ईस्वी। अच्छा 98 भी है, लेकिन प्रथम सदी भी है। प्रथम सदी कोई दिक्कत नहीं, यहीं से स्टार्ट हो जाता है प्रथम सदी। था सब हुआ ना यहीं से प्रथम सदी स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ, मतलब दोनों। बताइएगा प्रथम बौद्ध संगति का स्थान जो है कहाँ हुआ था? पहले राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ कुंडलवन। कुंडलवन। बताइए अब अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकाश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति का सावत कमीर, या इसमें अलग अलग दिया जाता है। सावत कमीर इसमें दिया हुआ, सावत कमी कहीं बहुत मतलब हाँ सावा कामी, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सावा कामी रह जाएगा तो आप लोग को मार देना। और तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्र तीर्थ। और चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र। इसमें एक उपाध्यक्ष भी होगा। हाँ अशोक घोष, ठीक है। अब बताइएगा शासन, बताइएगा प्रथम बौद्ध संगति का जो है किसके शासन काल में हुआ? अजातशत्रु। और द्वितीय बौद्ध संगति का शासन काल अशोकालाशोक। और तृतीय और चतुर्थ कनिष्क। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद भी और याद रखना होगा हर हालत में। ठीक है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के। ठीक है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक। विश्व का सबसे ऊंचा जो है स्तूप कौन सा है? विश्व शांति स्तूप, जो कि बिहार में स्थित है, बिहार के राजगीर में। बताइए ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप विश्व शांति स्तूप है और ये बिहार के राजगीर में स्थित है। बताइए बुद्ध की, क्योंकि बीपीएससी से क्वेश्चन उठा सकता है यहाँ से। बताइए बुद्ध की जो है 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई? जापानियों द्वारा। ठीक है, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित किया गया? जापानियों द्वारा। एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे जानते हैं? गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया। हाँ, एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योतिपुंज इसी कहते हैं गौतम बुद्ध को। याद है ना आप लोग को? हाँ ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। बताइएगा शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। ठीक है, शून्यता का जो है सिद्धांत, इसको भी याद रखना है। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। बताइएगा नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक, और जो है बौद्ध धर्म का भाषा क्या थी? पाली। इसलिए जो है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्ण तथा पूर्ण जन्म। ठीक है, बौद्ध तथा जैन दोनों का जो है मत किस मत में विश्वास था? कर्ण तथा पुनर्जन्म में। ठीक है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में दिया गया? कनिष्क के शासन काल में। इसी के समय में सर्वप्रथम इसका मूर्ति का रूपांतरण किया गया कनिष्क के साथ। इससे पहले ये पढ़े थे क्वेश्चन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई? कुषाण काल। तो कनिष्क किस काल के थे? कुषाण काल के। ठीक है, बताइए प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? नागार्जुन। और बताइएगा शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नागार्जुन। और नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के। अब त्रिपिटक आ गया है, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन सा है इसका नाम? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, और इसका विषय याद रखना है। ठीक है, सुत्त पिटक का विषय जो है बुद्ध का उपदेश एवं संपादों का संकलन। सुत्त पिटक का उपदेश बुद्ध के उपदेश एवं संवादों का संकलन। ये सबसे बड़ा है। ठीक है, पिटक में सबसे बड़ा पिटक है। तृतीय सबसे बड़ा। हैं? ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि लिखा कहाँ लिखा हो? सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक। वृहत्तम लिखा है। पिटकों में वृहत्तम है। हाँ, तो वृहत्तम मतलब बड़ा होगा। हाँ, स्वरूप जो है इसका सुत्त पिटक का स्वरूप कैसा है? तो पिटकों में वृहत्तम है। ठीक है, और विनय पिटक का बताइएगा सुत्त पिटक का विषय क्या है? ये उपदेशों और वेदांग है। संवादों का संकलन। ठीक है, विनय पिटक का ये विनय पिटक है विषय आचार विचार और नियम निषेध का संकलन। और अभिधम्म पिटक का अध्यात्म और दार्शनिक विचार। ठीक है, सुत्त पिटक का जो है उपदेश एवं संवादों का संकलन।
और विनय पिटक का आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन, और अभिधम पिटक आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। ठीक है, सुत पिटक बृहत्तम है और विनय पिटक लघुत्तम है और अभिधम पिटक माध्यम है। बताइए बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? ये बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति था, विवाहित सन्यासी, व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सन्यासी, मृत व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति। सन्यासी ठीक है, था। यही चारों दृश्यों के कारण जो है अपना गृह त्याग किए थे। Yes. यही सब दृश्य देखने के बाद जो है, और उन्होंने कहा था संसार दुखों से जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो उन्होंने क्या उपदेश दिए थे? संसार दुखों से बड़ा है। संसार दुख का कारण क्या है? कुछ कारण। दुखों का कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख। इच्छा, कुछ न कुछ इच्छा। 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 दुखों का कारण क्या है? इच्छा। और इसे सब त्यागने के लिए क्या? मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मतलब ये सबसे दूर होने के लिए, दुख से दूर होने के लिए मोक्ष चाहिए। जिसको हम निर्वाण करते हैं। ठीक है, मोक्ष चाहिए। मोक्ष मतलब शरीर को त्याग देना। निर्वाण। बताइए मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महावीर बनवाया? बिंबिसार। इसको भी याद रखें। ये सब बीपीएससी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के जितना भी एग्जाम होगा उसके दृष्टि से पहले भारत में प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया था। बिंबी बाबू। बिंबिसार जो है, बताइए कौन से वंश के संस्थापक बिंबिसार है? आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। ठीक है, बताइए मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महावीर बनवाया? बिंबिसार। बताइए संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन? क्वेश्चन पे बहस चल रहा था कल या परसों। ठीक है, तो प्रजापति गौतमी। ठीक है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बताइए बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। और इनकी जो है ये क्या क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। बुद्ध ने अपना जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु, मतलब ऋतु पूछ रहा, इसलिए वैशाली होगा। और जब अंतिम अवस्था में मतलब कहाँ मोक्ष प्राप्त किए? तो कुशीनगर। इसलिए यहाँ बढ़ाना है। ऋतु पूछा तो अंतिम वर्षा ऋतु था। अंतिम में जो था वो वर्षा ऋतु में इनकी कहाँ व्यतीत किए थे? वैशाली में। बताइएगा संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, मतलब यह कुछ समय के लिए है। अवस्थिर है कुछ समय के लिए। क्षणिक मीन्स हुआ कुछ समय के लिए। ठीक है, बताइए बुद्ध की जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। ठीक है, घटना गर्भ में जो बुद्ध था तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। और जन्म लिया तो उसका प्रतीक चिन्ह कमल। और निर्वाण जब प्राप्त किए तब उसका प्रतीक चिन्ह पद्म चिन्ह। और प्रथम प्रवचन या उपदेश दिए चक्र। और हाँ ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति जब हुए तो उनका प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष। और यौवन नहीं समझ रहे हैं? युवावस्था। ठीक है, युवावस्था तो साढ़ होगा। ठीक है, और समृद्धि मतलब शेर। समृद्धि मतलब शेर। और मृत्यु स्तूप। घोड़ा। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग को। गर्भ में याद रखना। देखिए क्या क्या, गर्भ में, जन्म में कमल। और एक तो निर्वाण वाला भी याद रखना है। निर्वाण का पद्म चिन्ह। और प्रथम प्रवचन दिए थे चक्र। ज्ञान की प्राप्ति तो सब लोग जानते हैं, बोधि वृक्ष। और यौवन मतलब युवावस्था में साढ़। और समृद्धि शेर। मृत्यु स्तूप। और गिरि त्याग घोड़ा। घोड़ा से गए थे इसलिए गिरि त्याग घोड़ा होगा। घर से निकले तो घोड़ा जैसा। बताइए गंधार कला में, ऐसे भी हो सकता है। बताइए गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है किस शैली में? ग्रीक रोमन शैली में। ठीक है, गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण कौन करते हैं? बौद्ध भिक्षु। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अविलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पदामापनी से। ठीक है, पदम पानी से। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अविलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पदम पानी से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? इसको याद करना होगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम। और ऐसा लद्दाख उद्दाख दे देगा तो ऑप्शन लद्दाख में मार के आता है बच्चा लोग। क्या के लिए लद्दाख जो है बौद्ध का जो है बहुसंख्यक ज्यादा है। लद्दाख से आज जो तिब्बत है दे देगा, तिब्बत दे देगा, अथी दे देगा, लेकिन सिक्किम होगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम। बताइए बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन किसको निर्देशित करता है? बुद्ध का जो है प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, बताइएगा वज्रायन बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है?
तारा। तारा ठीक है, बौद्ध धर्म किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं उद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक को। ये सब क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़िएगा, समझे? न लुसेंट में पढ़िएगा न क्राउन में पढ़िएगा। ये जो क्वेश्चन अभी हम पढ़े थे, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं उद्गल को मान्यता दी गई है? अभी तक कोई पढ़े थे क्या? हाँ, ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम भी कहीं नहीं पढ़े थे, इसमें पढ़ रहे हैं। हाँ? मजाक नहीं पढ़े कवर के लिए। किस में पढ़ा? पीडीएफ में। अच्छा ठीक है, खान सर का पीडीएफ लेकर आना, हम दिखा देंगे कहाँ पर है। अच्छा तुम लेकर आना ना भाई, हम मेरा पुराना कोई बात नहीं, पुराने वाला लेकर आना, हम दिखा देगा तब माने। ठीक है, बताइएगा महासांघिकों के अनुसार जीव में किस में निर्मित है? नव धर्म में। महासांघिकों के अनुसार जीव किस में निर्मित है? नव धर्म में। देखिए बौद्ध धर्म के तीनों में क्या क्या शामिल है? ये है बुद्ध धर्म और संघ। इसको भी याद रखना है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है उसमें क्या शामिल है? बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रत्यय संपुत्पाद। ठीक है, प्रत्यय संपुत्पाद। उत्पादन। बताइएगा प्रत्यय संपुत्पाद का अर्थ क्या है? कोई भी वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और इस प्रकार इस पर निर्भर है। बताइए बौद्ध धर्म की जो है शाखा, कौन सी शाखा जो है कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई? ये हुआ था महायान शाखा। ठीक है, तो देख रहे हैं धर्म में जो है जैन धर्म पढ़ लिए, बौद्ध धर्म पढ़ लिए, अगला जो है शैव धर्म एवं भागवत धर्म रहेगा। ठीक है, तो धर्म में और लाइए करेंट अफेयर्स पूछ देते हैं। टेलीग्राम में जुड़े ना? टेलीग्राम में नहीं जुड़े। यूट्यूब पर, कहीं पे चले बन कर दूंगा। यूट्यूब पे चला। टेलीग्राम में टेलीग्राम पे डाउनलोड होता है और 2 बजे हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर चाणक्य क्लासेस पे, उस पर क्लास लेते हैं करेंट अफेयर्स का। देखा हाल ही में नहीं, ये तो 16 मई का क्वेश्चन। 17 का आपने भेजे भैया। 17 मई का क्वेश्चन को दीजिए। कचरा में लिखिए यही ना। हाँ देखिएगा 17 मई का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? तो ऑप्शन सुनिएगा, स्लोवाकिया, नॉर्वे, यूक्रेन, फिलिस्तीन। स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको है उस पर जानलेवा हमला हुआ, 5 गोली उनको दाग दिया गया। तो गोलियों लगा? हाँ लग गया, मरा नहीं, अभी उपचार अभी चल रहा है, उपचार चल रहा है। ठीक है, तो स्लोवाकिया ऐसा क्यों हुआ था? तो ये जो है रूस के समर्थन थे इसलिए, और यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिया था स्लोवाकिया। वो मारा है ना? हाँ वही जो है, कोई मारा पब्लिक पैलेस में, कौन मार दिया है पता नहीं चल रहा है। बताइएगा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को ध्यान से सुनिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? स्लोवाकिया। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? यूएसए। तर्कस युद्ध अभ्यास जो है यूएसए के साथ होता है। भारत और यूएसए जो है तर्कस अभ्यास करता है और ये जो है आतंकवाद के विरोध में करता है, मतलब आतंकवादी को खत्म करने के लिए करता है। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा, मतलब एनएसजी के द्वारा। बताइए सीआईएसएफ जो है किसका, उसका कार्य क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नहीं, सीआईएसएफ एयरपोर्ट पे केंद्रीय औद्योगिक रिजर्व। हाँ, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स। ठीक है, और एसएसबी जो है कहाँ तैनात होता है? एसएसबी सीमा कहाँ, मतलब इंडिया, नेपाल और इंडिया, भूटान। एसएसबी इंडिया, नेपाल और इंडिया, भूटान। अब बीएसएफ जो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। अच्छा, लखीसराय जी कहाँ एसएसबी? एसएसबी जो उस मुख्य सेंट्रल का जो मुख्य उद्देश्य है कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर और इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर तैनात करना है एसएसबी। अब वो कोई ड्यूटी में लगा देता है, अब सेंट्रल को जब इमरजेंसी पड़ेगा तो कुछ भी करवा सकता है। एसएसएफ को कहाँ लगाता है? हाँ एसएसएफ को सेक्रेटरी एसएसएफ के बारे में नहीं जानते। खोलिए, किसका फोन है? खोलिए। एसएससीजीडीएम आता है। एसएसएफ हम नहीं जानते हैं, एसएसएफ तो लगता है पहली बार सुने हैं।
पहली बार SSF नहीं होगा, दूसरा चीज होगा। मजाक कर रहे थे। सही है बोल रहे हैं। हम आज पढ़ाए हैं करेंट अफेयर्स में, समझे ना, पूरा जितना था सेंट्रल जोन में जितना भी आता है उसमें सब पढ़ा दिए हैं। और सबका डिटेल्स भी बता। आप करेंट अफेयर्स पढ़े हैं हाँ आज का? नहीं। हाँ, पढ़ लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल्स बता दिए हैं। ठीक है, बताइएगा। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसी देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सेला सुरंग, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? सेला सुरंग, इसको याद रखना होगा। सेला सुरंग कहाँ स्थित है? बिहार SI में अगर कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो करेंट अफेयर्स को हर हालत में याद रखना होगा। और वो भी सेला सुरंग, जो कि ऐसे बताइएगा सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। कौन सा सुरंग है? तो सेला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग स्थित है और ये सबसे ऊंची सुरंग है। और ये कौन दिया है इसकी मान्यता? तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने इसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। तो कौन? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने, जो कि लंदन की एक संस्था है। बताइएगा, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? SBI। ठीक है। अच्छा, करेंट अफेयर्स पढ़ने में 20 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, स्टैटिक भी जुड़ा रहता है और 10 करेंट अफेयर्स जो डेली होता है वो भी जुड़ा रहता है। उसको पढ़ के आइएगा तो आप लोग को पूरा ये सब पूरा इजी से समझ में आएगा। बताइएगा, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? पेरिस में। रहेगा, हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। ठीक है, आप लोग खाली जानते होंगे मेसी को जानते होंगे, रोनाल्डो को जानते होंगे, लेकिन सुनील छेत्री को जानते हैं। ये विश्व में सबसे ज्यादा गोल करने वाला तीसरा व्यक्ति है। फर्स्ट में है रोनाल्डो, दूसरा में है मेसी और तीसरा में है सुनील छेत्री, जो कि भारतीय है। हाँ, देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। देखिए, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुई? नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 कहाँ प्रारंभ हुई? नई दिल्ली में। देखिए, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और फेडरेशन कप का होस्ट अभी कहाँ हुआ है? ओडिशा में। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला नीरज चोपड़ा, जो कि 87 पॉइंट कितना मीटर? 87.57 मीटर। ये सब क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से पूछा गया था। हाल ही में दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? झुंझुनू, राजस्थान में। ठीक है, और ये जो है 3 राज्यों का राज्यपाल बन चुके हैं। कहाँ कहाँ? मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात, जो कि 3 राज्यों के राज्यपाल बन चुके हैं और इनका निधन हो गया। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। इधर तो हाल ही में तो मेरा भी करंट उसका ना करंट सुशील कुमार मोदी भी नहीं था। सुशील कुमार बिहार के जिस हम लोग नेशनल लेवल पर पढ़ते हैं, मतलब पूरा देश के बारे में। बोलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री की हाल ही में भी तबीयत बिगड़ चुकी है? बिहार के देखिए, आप बोलिएगा खाना खा रहा है एरोप्लेन पर जाके, वो क्वेश्चन ना, सुनिए, आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मुख्यमंत्री ने आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। विजय सिन्हा क्या बोले? पूर्व लाइट नहीं रहने के कारण नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ चुकी है।